सर अभी हम आत्मजीत सर, जो आंकड़े आए थे पहले चरण के बाद, उसमें बहुत सारी संभावनाएं जताई गई, अलग अलग विश्लेषकों की अलग अलग राय आई थी कि जो चुनाव प्रतिशत घटा 2017 की अपेक्षा, उससे भाजपा को नुकसान होगा। कहीं कहा गया कि भाजपा को इस पे कोई असर नहीं आएगा। आप चूंकि आंकड़ों की बात करते हैं, आपको आंकड़ों की अच्छी जानकारी रहती है, तो दो अभी जो सेकंड फेज में इलेक्शन होने हैं 93 सीटों पर, तो उसका क्या अब वोटिंग घटने के बाद उस दूसरे चरण पर क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए राम प्रकाश जी, इलेक्शन जब भी होते हैं तो किसी मुद्दे पे होते हैं। इस बार जो गुजरात का इलेक्शन है या उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा, 1 लोकसभा का इलेक्शन है और हिमाचल में भी जो इलेक्शन हुआ है, उसमें एजेंडा एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि मोदी जी हैं, योगी जी का बुलडोजर चलता है और सांप्रदायिकता के नाम पर, कम्युनल एजेंडा के नाम पर, बद्रीनाथ धाम पर, राम मंदिर के नाम पर, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के नाम पर, पुलवामा में मोदी की सेना के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और ये वही मोदी की सेना है जो अग्निवीर स्कीम में तब्दील कर दी जाती है। प्राइवेटाइजेशन का एक बिगुल बजाया जाता है कि आने वाले समय में आर्मी जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी, जैसे मर्सनरीज अफगानिस्तान और यमन में जाके वॉर करते हैं, उस तरीके से इंडियन आर्मी का अब जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, एक निजीकरण कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें निकल के आती हैं। और दूसरी तरफ जो सीरियस मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कह के 2014 में इलेक्शन लड़ा था। करप्शन के मुद्दे पर, लोकपाल के मुद्दे पर, कोल स्कैम के मुद्दे पर, मौनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुद्दे पर, जीडीपी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और गरीबी खत्म करने के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर। वो मुद्दे कहीं ना कहीं वो बैकसीट ले गए हैं। होता क्या है, आप ये बात को यकीन मानेंगे कि जिस तरीके से एक बच्चा जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होता है, जिसको कई बार हम लोग नालायक भी कह देते हैं, वो अपनी त्रुटियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ और बातें करनी शुरू कर देता है, सांप्रदायिकता की बातें करनी शुरू कर देगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कौन है। तो इस तरीके के जो एजेंडाज, इस तरीके के जो नरेशंस बयान किए जा रहे हैं। अभी मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, लास्ट डे कैंपेनिंग पे योगी महाराज गए हुए हैं गुजरात में। वो कहते देखिए और कुछ नहीं तो बुलडोजर तो है ही है मेरे पास, मैं जिसको शांत करना होगा कर दूंगा। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में डिबेट नहीं की जाती। अभी हाल ही के दिन में आज एक खबर आई कि जेएनयू में कुछ गलत किस्म के नारे छाप दिए गए। अब कौन छापने वाला है वो नारे भाई, किसने कह दिया? और ये क्या करते हैं कि जहां इनको लगता है वो कमजोर, अब एमसीडी का इलेक्शन है यहाँ दिल्ली में, आम आदमी पार्टी पिछले इलेक्शन में पहली बार जब लड़ी 2017 में, उनके पास 21% वोट था और करीब 26% वोट था, और कांग्रेस के पास 21% वोट था। और बीजेपी 2012 से लेकर 2012 में और 2017 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 36% वोट जो है उनका नजारा, मतलब उनके पास रहा। 36% 2017 में रहा और 2017 और 2012 में भी रहा। तो क्योंकि 36% बनाम 26%, तो जाहिर सी बात है एमसीडी पे बीजेपी का कब्जा रहा 15 साल। अब क्या हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वोट, कांग्रेस निकल गई भारत जोड़ो यात्रा पे, वो उसने बड़ा एक एजेंडा ले लिया, भारत को जोड़ना है, 2024 की तैयारी करनी है। गुजरात में इलेक्शन में इनके लीडर्स गए ही नहीं, और हिमाचल में भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो एक तरीके से सबड्यूटेड था। और अगर ये कहा जाता है कि उनके टॉप लीडर्स अगर नहीं जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में कैंडिडेट्स का उसका फायदा है। हालांकि रूरल एरियाज में सुनने में आ रहा है कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, डोर टू डोर कैंपेन किया है, पर क्या वो वोट्स में कन्वर्ट होगा? वहां भी ये बात निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प बन के खड़ी हो रही है शहरी क्षेत्रों में। 180 सीटों में 80 सीटें जो हैं वो अर्बन एरियाज की आती हैं। अर्बन वोटर जो है वो संवेदनशील है, वो डिबेट्स देखता है, वो टीवी देखता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो ये जानना चाहता है कि मेरी जेब में क्या आ रहा है और मेरे लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है। तो जैसे एक विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है, केजरीवाल जी ने एक विजिटिंग कार्ड बनवाया, उसमें 4 मेन मुद्दे रख दिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, और ये सब मैं करूंगा। तो वो विजिटिंग कार्ड उन्होंने जगह जगह बांट दिया अपनी फोटो लगाकर। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, उनको गुजरात में कौन जानता है? तो आप सुन के हैरान होंगे कि वहां के लोगों जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को सीधे, मतलब एक मोदी जी के मोदी नहीं तो कौन में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को विकल्प के रूप में खड़ा कर लिया है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, और आने वाले समय में आप देखेंगे हरियाणा में भी और राजस्थान में भी ये लोग अपना बढ़ाएंगे। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन बिखरी सी नजर आ रही है। पॉलिटिकल कैपिटल जो है
जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस है या और भी दल हैं, वो परिवारवाद वंशवाद में कहीं उलझते नजर आ रहे हैं, और उसी का फायदा बीजेपी को अभी तक मिल रहा था। पर आप क्योंकि जानते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है वो एक समय तक चल सकता है। 10 साल 8 साल आपने चला लिया कि वंशवाद है जी कांग्रेस में, परिवारवाद है, उसको करके आपने वोट ले लिए। पर अगर आप एंड रिजल्ट देखें, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो किसानों के 3 कृषि कानून हो, या फिर वो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जिस तरीके से उनको क्रेडिट बढ़ाना था, जिस तरीके से ओपन नेटवर्क्स क्रिएट करने थे, तो उस तरीके से जॉब्स नहीं जनरेट हुई। मात्र 17 लाख जॉब जनरेट हुई, 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था। तो ये जितने भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, किसान है, दलित है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो ये सब देख रहा है, और अब बहुत जल्दी झांसों में आने वाला नहीं है। मैं आपको दिल्ली की बात बता देता हूं। दिल्ली में 36% से लेके 55% लोग, महिलाएं, ओबीसीज और लो इनकम ग्रुप के लोग जो नौकरी करते हैं, 10 से मतलब 16,000 से लेके 35,000 रुपए की उनकी पे स्केल है गवर्नमेंट जॉब्स में भी, नॉन गवर्नमेंट क्वासी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उनका झुकाव अब आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली की बात कर रहा हूं। और गुजरात में ही यही अर्बन वोटर है जो पुअर है, जो मध्यम परिवार का है, वो अब ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और राम मंदिर के झांसे में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उसको अपनी दाल रोटी कमानी है, उसको अपना जीवन यापन करना है। तो जिसको जीवन यापन करना है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लो इनकम फैमिली है, वो तो विकास देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नाम पे वोट तो मांगा पर विकास नहीं किया, और यही मेन मुद्दा है जिसपे आज की डेट में बीजेपी बैकफुट पे है। इसीलिए उनके सारे लीडर्स, टॉप लीडर्स, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात का हो, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और मुझे तो ये भी आश्चर्य होता है कि हिमाचल का इलेक्शन कब हुआ और उसकी वोट की काउंटिंग जिस तरीके से 1.5 महीने का टाइम रखा गया, उसमें कहीं ईवीएम में गड़बड़ी ना हो, और गुजरात में भी इस तरीके का कोई काम ना हो। तो ये एक विषय है जिसपे ऑपोजिशन को, पार्टीज को यूनाइट होके ईवीएम्स के मुद्दे पे भी एक बड़ा मुद्दा क्रिएट करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन पे बात उठाई ली है, खैर वो बड़ा विषय, फिर हम अभी कभी डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपनी चर्चा बढ़ा लीजिए आगे। अभी बात हो रही थी, जिस तरीके से समीम सर कह रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद मैनपुरी चुनाव की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। मुलायम सिंह यादव की सीट, मुलायम सिंह यादव के वजह से ही मैनपुरी की जो सीट है वो बेहद अहम हो गई। मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर के ही समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, और मुलायम सिंह यादव का ही नाम लेकर के भाजपा भी चुनाव लड़ रही है। तो भाजपा का जो ये दांव है, वो भाजपा को कितना लाभ पहुंचा पाएगा, साथ ही साथ क्या परिवार के एक हो जाने का जो असर है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि हम ये सीट 100% जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपना दावा कर रही है, तो क्या वैसे ही एक चीज और साथ में जोड़ी जाए, विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के दरवाजे पर गए थे। विधानसभा चुनाव खत्म होता है, परिणाम बदलते हैं, और फिर अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, कह देते हैं कि भाई जिसे जहां जाना हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जो उनके बार बार एक एरोगेंस की जो बात होती है वो तो दिखती है। ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि भविष्य के लिए परिवार एक हो जाएगा, और दूसरा भाजपा को मुलायम सिंह यादव का नाम लेने का क्या फायदा मिलने जा रहा है वहां पर? ये हाँ आत्मजीत जी, सर आप म्यूट हैं। जी जी जी, देखिए मुलायम सिंह जी समाजवादी नेता थे, और की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला जो उन्होंने चलाया अपने सीएम होते, आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा तो वहां जब कार सेवकों पे गोली चलाने की बात आई तो मुलायम सिंह सबसे आगे थे उसमें, और उसी से वो एक नेशनल स्टेचर के लीडर भी बने कि उन्होंने कहा कि ये सब मैं होने नहीं दूंगा। और बिहार में लालू प्रसाद यादव, उन्होंने रथ यात्रा रोकी लाल कृष्ण आडवाणी की, और मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई वहां पे, जब कार सेवकों का ये हो गया कि वो रुकेंगे नहीं और मस्जिद को जो है वो तोड़ के रहेंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने आपसी सौभाग्य बनाने के लिए, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए जिस तरीके के काम किए, और उसी से उनका कद इतना बड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश में वो टॉप के लीडर माने जाने लगे। और जब सरकार बनी जनता दल की तो उसमें भी वो एक उन्होंने अहम भूमिका की, और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे देश के। तो जाहिर सी बात है, आज जैसे मैं योगी जी को सुन रहा था जब वो इलेक्शन रैली को संबोधित कर रहे थे, तो वो 561 जो रियासतें थी उनको लाने का काम किया सरदार पटेल ने, और सरदार पटेल ना होते तो ये देश बिखर जाता।
ये सब जो अपनी धरोहर की बातें करते हैं, वो ये नहीं रियलाइज करते कि वो तो कभी ना जनसंघ के फेवर में थे, उल्टा जनसंघ को तो खत्म करने के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी तक लिख के दी थी। तो ये किस तरीके के नेशनल हीरोज को अपना हीरो मान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस की को कहते हैं कि ये तो हमारी सोच के व्यक्ति थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो या हिंदू महासभा हो, इनका कोई भी नेता आपको किसी भी आजादी की लड़ाई में नजर नहीं आएगा, सिवाय अपॉलॉजी लेटर लिखने के। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दा भी उठाया कि अपॉलॉजी लेटर लिखने में सावरकर सबसे आगे थे। नाथूराम गोडसे को, अब जब हम लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमको तो यही समझ में आया नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, तो नाथूराम गोडसे हत्यारा था। आज हम कैसे मान लें कि नाथूराम गोडसे जो है वो बढ़िया नेता था, भगवान था। तो इस तरीके की जब हीरो वर्शिपिंग शुरू हो जाती है, तो आदमी को अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपनी एजुकेशन पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी वो हिस्ट्री क्या मैनिपुलेटेड थी। अब जिस तरीके से 70 साल की हिस्ट्री को ये लोग रिवाइज करना चाहते हैं, और वही चीज जो है ये इलेक्शन कैंपेन में भी लगाते हैं। क्या करते हैं, मैनपुरी में अब चाह रहे थे अपर्णा यादव खड़ी हो जाएं, परिवार में फूट डालना चाह रहे थे, पर जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुलायम सिंह का जो असली विरासत है, जो अखिलेश यादव है, वही संभालेंगे पॉलिटिक्स, हमारे पास और कोई काम है करने के लिए। इसीलिए शिवपाल यादव ने कहा जो बड़े फैसला लेंगे और मैं पार्टी का जो फैसला होगा उसके साथ चलूंगा। और उनकी आपने देखा किस तरीके से उनकी जेड सिक्योरिटी भी ले ली गई। शिवपाल यादव, पहले जेड सिक्योरिटी दी गई, फिर जेड सिक्योरिटी ले ली गई। तो इस तरीके के प्रलोभन देकर, सिक्योरिटी देकर, पैसे के पैसा खिलाकर जिस तरीके से एमएलए खरीदो फरोख्त होती है, ये प्रजातंत्र का, एक डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। खासकर बीजेपी की जो एक पार्टी है, किसी भी स्टेट में जाती है, प्रजातंत्र का मजाक करती है। वहां के गवर्नर इतने डिक्टेरियल अपने सरमन जारी कर देते हैं। केरल में उन्होंने कह दिया कि वीसी जो है वो मेरी अनुमति के बगैर वीसी नहीं अपॉइंट होगा। तो अब केरल की सरकार कह रही है कि हम संशोधन लेके आएंगे अपने शीत सत्र में, और जो गवर्नर साहब है उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए वीसी के अपॉइंटमेंट्स में। इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? मतलब एक डेमोक्रेसी का मेन फॉर्मूला ये होता है कि आप ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलते हैं, आप पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाते हैं, उसमें सही तरह के। अभी जिस तरीके से आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की एक दिक्कत आई, रिजू ने कह दिया कि कोलेजियम जो है ये संविधान के अंतर्गत जो है इसका कोई रोल नहीं है, ना इसकी कोई व्याख्या है, तो जजेस अपने आप को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कौन अपॉइंट करेगा भाई? कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो है नहीं कि मोदी जी और अमित जी डिसाइड करेंगे कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो जिस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जितने भी हमारे संविधान के अंदर 4 स्तंभ दिए गए, उन 4 स्तंभों का किस तरीके से सर्वनाश किया गया, किस तरीके से शॉर्टकट्स लेके और हर चीजों पे एक अपना वीटो लगाया गया कि जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस भी यही है। इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट जब पूछती है कि उसका बताइए कि आपने क्या क्लासिफिकेशन से ईसी अपॉइंट किया है, कल को वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। उनके नीचे 2 ईसी होने चाहिए। चीफ ईसी की क्या रोल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या वो कर सकते हैं? कहाँ वो शेषन साहब का टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार और वहां की उस प्रेसिडेंट की सरकार डरती थी इलेक्शन कमीशन से। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन से कोई डरता ही नहीं है, हर आदमी अपनी मनमानी करता है। तो ये सब चीजें हैं, और इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक लाइफ में पॉलिटिशियंस का स्तर गिरता जा रहा है, और लोग भी कहीं ना कहीं भरोसा उनका उठ गया है पॉलिटिकल प्रोसेस से, पॉलिटिकल लीडरशिप से। वो कहते हैं जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाएगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर आने वाले समय में उस पैसे की भरपाई भी होगी। तो इस तरीके से जो पब्लिक लाइफ में एक पतन हुआ, और जिस तरीके के लीडर्स थे, मैंने मतलब जैसे सोमनाथ चैटर्जी भी थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, पर एक स्टॉलवर्ड लीडर थे, मतलब उनकी बात में दम था। मुलायम सिंह जब कुछ कहते थे तो उनकी बात में दम था, एक समाजवाद की बात करते थे। बिहार में लालू प्रसाद यादव जब कुछ कहते थे तो उस बात में कुछ, उसका कुछ मतलब होता था। बाला साहब ठाकरे भी, चाहे वो मैं कहता हूं शिवसेना के रहे हों, पर कुछ चीजें तो उनमें भी कोई लीडरशिप क्वालिटीज थी। जो आज की लीडरशिप है वो सिर्फ व्यापार की लीडरशिप रह गई है, पैसे के बल पर, धन के बल पर सत्ता और बल का प्रयोग, ये एक आम सी बात हो गई है, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है।